अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, सरदार उस्मान वो वाहिद एमपी है जिसके घर में बिजली नहीं है। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम। उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा, एक आम इंसान की दर्द रखने वाला। उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी जात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिन्होंने बार बार पंजाब के वज़ीर आला का दिफा किया, आज पहली बार अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के बिल की मंजूरी पर पंजाब हुकूमत से इजहार मायूसी करने पर मजबूर हुए, जिसके बाद इस बिल का दिफा करने वालों ने तेजी से यू टर्न लिए और अब यह कहा जा रहा है कि इस बिल को वापस पंजाब असम्बली भेजा जाएगा और इम्कान यह है कि इस बिल को फिलहाल रुकवा दिया जाए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बिल की मंजूरी से पहले क्या असम्बली ने वज़ीर आला और वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को एतमाद में नहीं लिया। लेकिन यह बिल गुज़श्ता कई दिनों से ज़ेर बहस था। यह भी बताया जा रहा है कि तनख्वाह में इजाफे का मशवरा सबसे पहले स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने दिया था, जो कि खुद तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं। पंजाब असम्बली में मेंबरान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंगल को पेश किया गया। 5 मिनट में एक दूसरे की सख्त मुखालिफ तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर तनख्वाहों और मराहत कई गुना बढ़ाने का ये बिल पास किया। मेंबरान असम्बली की अगर सिर्फ बुनियादी तनख्वाह की बात की जाए तो वो 18,000 से बढ़कर 80,000 कर दी गई और मराहत इसके अलावा है। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब को तनख्वाह और मराहत की मद में तकरीबन 4,25,000 रुपये, स्पीकर पंजाब असम्बली को 2,60,000, जबकि MPAs को तकरीबन 1,95,000 रुपये मिलेंगे। सिर्फ मौजूदा नहीं बल्कि पुराने मेंबरान असम्बली को भी नवाजा गया। तिब्बी सहूलियात के साथ साथ एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंज की सहूलियात दी गई हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब को डिप्लोमेटिक, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स को सरकारी पासपोर्ट की सहूलत दी गई। लेकिन सबसे ज़्यादा एतराज़ साबिक वज़ीर आला पंजाब को मराहत देने पर किया गया। पंजाब असम्बली की वेबसाइट पर आज 3 बजे तक मौजूद इस बिल की कॉपी के तहत 2002 के बाद से 6 माह की मुद्दत के लिए वज़ीर आला रहने वाले को 10 सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 अदद 2500 सीसी गाड़ियाँ, 1 पर्सनल सेक्रेटरी, इसके अलावा 2 जूनियर क्लर्क्स, 1 अदद 1300 सीसी गाड़ी और टेलीफोन अलाउंस भी मिलेगा। अवामी हलकों की जानिब से शदीद रद्द अमल के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से इस फैसले पर ट्विटर पर जारी बयान में यह कहा गया कि पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली वज़रा, खुसूसन वज़ीर आला की तनख्वाहें और मराहत में इजाफे का फैसला सख्त मायूस कुन है। पाकिस्तान खुशहाल हो जाए तो शायद ये काबिल फ़हम हो, मगर ऐसे में जब आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भी वसाइल दस्तयाब नहीं, ये फैसला बिल्कुल बिला जवाज़ है। ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। जैसे ही इमरान खान की ये ट्वीट सामने आई तो वफाकी वज़रा जो कि इस बिल की आज सुबह जो है उसको डिफेंड कर रहे थे, उनके बयानात बदलना भी शुरू हुए। उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह जी, तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। जो अगर आप ये करेंगे MNA MPs की तनख्वाहें हो ही ना जी, और वो आप मिडिल क्लास को आउट कर देंगे। इस बयान के सिर्फ 1 घंटे बाद फवाद चौधरी साहब का क्या मौक़िफ़ था वो भी सुन लें। ट्विटर पर इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और असम्बली के खुद को नवाजने के इक़दामात वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का मजाक उड़ाया गया। उम्मीद है इस पॉलिसी पर फौरी नज़रसानी की जाएगी। इस बिल पर नज़रसानी यकीनन हो रही है, लेकिन इसका तरीक़ाकार हुकूमती तर्ज़ अमल पर एक बार फिर सवालात उठा रहा है। इस बिल की कॉपी दोपहर तक पंजाब असम्बली की वेबसाइट पर मौजूद थी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, लेकिन अभी उसे वेबसाइट से हटा दिया गया और यह दावा किया जा रहा है कि कई मराहत जिनका मीडिया ने जिक्र किया वो इस बिल में मौजूद ही नहीं। और इसी बिल की जिसका तर्जुमान वज़ीर आला के शहबाज गिल साहब जो कह रहे हैं कि बिल में उसका जिक्र नहीं है, ये इस वक्त मेरे पास जो है उसकी 2nd पेज पर वो तमाम तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज गिल साहब ने और दावा यह किया कि वज़ीर आला पंजाब के पास बिल आज पहुंचा है, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये भी कह गए कि वज़ीर आला इस बिल की मंजूरी के हक में ही नहीं थे और इसीलिए अब उस पर नज़रसानी हो रही है। जब तक ये असम्बली से हमारे पास नहीं आता हमें नहीं पता कि इस बिल में कौन कौन सी मुराद है और कौन। मेरे वज़ीर आला भी ज़ाती तौर पर ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। अब ये एक लॉ है क्योंकि ये पास हो गया है, तो अब सीनियर लीडरशिप एक इस पर ज़रूर कमेटी फॉर्मुलेट करेगी
और देखेगी कि ये इंक्रीज़ करके जो KPK के बराबर सैलरीज लाई गई हैं, क्या ये ज़रूरी थी, कितनी ज़रूरी थी, करनी चाहिए थी कि नहीं। कई दिनों से पंजाब असम्बली में ज़ेर बहस बिल से वज़ीर आला कैसे नावाकिफ़ थे, और अगर वो नावाकिफ़ थे तो फिर वो उसके हक़ में कैसे नहीं थे। और बड़ा सवाल कि पंजाब असम्बली की वेबसाइट से इस बिल को क्यों हटाया गया। ये भी दावा किया गया कि ये बिल गलती से अपलोड हुआ वेबसाइट पर। असल बिल में जो वज़ीर आला ऑफिस आया, साबिक़ वज़ीर आला को दी जाने वाली मराहत उतनी नहीं जितनी बताई जा रही हैं। वाज़ेह महसूस होता है कि वज़ीर आज़म की जानिब से इज़हार भरमी के बाद बिल में अब रद्द बदल की जा रही है, लेकिन यहाँ यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म को सूबाई मामलात में दखलंदाजी करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब असम्बली के मेंबरान का मौक़िफ़ यह है कि उनकी तनख्वाहें तमाम दीगर असम्बलियों से कम थी और मौजूदा महंगाई में इस तनख्वाह में लाहौर में रहकर गुजारा नामुमकिन है। क्या लाहौर में जो पहले पैकेज था उसमें गुजारा हो सकता है? मईशत की क्या पोजीशन है? डॉलर की प्राइस किधर पहुंच चुकी है? $140 पहुंच चुकी है। इन्फ्लेशन कितनी हो चुकी है? अगर इस हालात में अगर एक मेंबर इज्जतदार तरीके से अगर एक तनख्वाह उसकी बढ़ जाए और गुजारा करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इमरान खान ने गलत किया ये ट्वीट करके, फिर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। मैंने ट्वीट नहीं देखी, कोई इसमें कोई गलत इक़दाम नहीं है, मैं इसको कोई गलत इक़दाम नहीं समझता। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ये दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हैं जो कि डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। वो मुत्तफ़िक नहीं है वज़ीर आज़म ने जो एतराज़ किया है इस बिल पर कि तनख्वाहें बढ़ाई जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से बिल रुकवाने की कोशिश क्या कामयाब होगी? पंजाब असम्बली के मेंबरान इस बिल में तरमीम और तनख्वाहों में किसी पर कमी पर तैयार होंगे? और बड़ा सवाल ये कि क्या वज़ीर आज़म अब वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली पर गौर करेंगे? ये तमाम सवालात उठाएंगे, लेकिन पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के बयान से साबित होता है कि तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के असल जिम्मेदार वज़ीर ख़जाना असद उमर हैं, जिनका गुज़श्ता रोज़ का ये बयान काफ़ी अहम है कि महंगाई अभी मज़ीद बढ़ेगी और लोगों की चीखें निकलेंगी। यकीनन वज़ीर आज़म का नोटिस लेना ऐसा इक़दाम है वफाकी हुकूमत की किफ़ायत शारी के नारे के दौरान उन्हीं की सूबाई हुकूमत का तनख्वाहों में इजाफा करना उनके मौक़िफ़ की तरदीद करता है, लेकिन शायद ज़रूरत इस बात की है कि मौजूदा महंगाई की लहर को रोका जाए और मईशत को ट्रैक पर लाया जाए, जिसके दावे तो बहुत हुए लेकिन अमली तौर पर अभी तक उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, पंजाब असम्बली के अरकान ने इत्तेफाक राय से तनख्वाह में इजाफे का बिल मंजूर किया। वो समझते हैं कि महंगाई के इस दौर में मौजूदा पैकेज में गुजारा नामुमकिन है, तो फिर वज़ीर आज़म साहब का इस बिल पर एतराज़ क्या आप नहीं समझते कि वो बिला जवाज़ है और पंजाब के मामलात में मुदाखलत है? क्योंकि अगर पंजाब की असम्बली मुतफ़िका तौर पर अक्सरियती तौर पर एक फ़ैसला कर देती है तो उसमें वज़ीर आज़म क्यों अमल दखल कोई होना चाहिए उनका? सर, मुदाखलत कतन भी नहीं है। वो हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वो चेयरमैन हैं। अब उनको इस पे तहफ़्फ़ुज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें और कर लेते, ये ना कर लेते। मेंबरान का वी आर मिक्सिंग एप्पल विद ऑरेंजेस, वो दैट इज़ ए पॉलिसी ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर जो ख़ुद बहुत सादा हैं और उस तरह हैं। यहाँ पे ज़्यादा लोगों की अक्सरियत ने, अब बंदा कहे जी फलाना हक में नहीं था, फलाना हक में नहीं था, व्हेन वी ऑल वोटेड फॉर इट, लेट्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ज़बरदस्त। तो मुझे आप ये बताएं सर कि हमारे यहाँ पे जब हमने ये बात छिड़ी कईयों ने, तो बहुत सारे हमारे मेंबरान ने जोर से कहा कि जी पता नहीं इसको जरूरत नहीं होगी, इसको जरूरत नहीं होगी, मगर हमें तो जरूरत है जी, हमारा तो गुजारा नहीं होता जी। एक माहौल है जी, पीछे से लोग आते हैं। लाहौर में रहायश वाकई 1000 रुपए में नहीं रहा जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी टाइमिंग की गलती हो गई। बाकी अगर आप अब भी देखें तो सिंध असेंबली के और केपी के बराबर तकरीबन हुआ है, अब उनका कब का हुआ है, और बलूचिस्तान जो है वो 5 लाख से ऊपर है। अच्छा बुखारी साहब, देखें ठीक है आपने गलती मान ली, टाइमिंग की गलती थी, लेकिन इसमें बड़ा एतराज़ है कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट कर दी, उसके बाद आपके लोगों ने वजाहतें देना शुरू कर दी, लेकिन आप ये वजाहतें जो हैं बतौर वज़ीर इत्तलात आपको देनी चाहिए थी, ना कि शहबाज गिल साहब को। वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? वो तो इस असेंबली का हिस्सा ही नहीं है। वो तो यहाँ तक कह गए हमें मालूम ही नहीं कि इस बिल में क्या है। देयर आर टू थिंग्स सर, देयर आर टू थिंग्स। शहबाज गिल साहब ने मेरे से बात की। अच्छा। शहबाज गिल साहब ने, मैं बिकॉज मीडिया में आज करके मैं वाई शुड आई शाई अवे, हमसे जो भी बात हुई आई शुड कम टू द मीडिया एंड आई शुड टेल द मीडिया सो इट गोज पब्लिक। ठीक बात यह है कि मैं ऑलरेडी कमिटेड था जब उन्होंने फैसला किया। वो वजीर आला के तर्जमान हैं,
मैं गवर्नमेंट का तर्जमान हूं और वज़ीर आला साहब भी गवर्नमेंट के हेड है, तो मैं वो भी काम कर सकता हूं, मगर गवर्नमेंट को भी, असेंबली को भी डिफेंड मैंने करना है। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट देखें तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोस्टली सीएम स्पेसिफिक थी और उन्होंने सीएम के सारे बात की। तो एक तो गिल साहब का और मेरा, उनका काम और है, मेरा काम और है, लेकिन 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 वो कोई ऐसे नहीं है, वी आर इन कोलैबोरेशन, कोई ऐसा बुखारी साहब उसमें कोई दो राय नहीं कि वो वज़ीर आला के तर्जुमान है, आप हुकूमत के तर्जुमान है, लेकिन अगर वो ये कहें कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि बिल में क्या है। दूसरा ये कि वज़ीर आज़म के एतराज़ के बाद पहले तो वफाकी वज़रा ने बिल की हिमायत की, फिर उसकी हिमायत को वापस ले लिया और फिर एक मंजूर शुदा बिल के बाद वज़ीर आज़म की एक ट्वीट ने जो है वो तनकीद का आगाज़ हो गया, फिर पंजाब असम्बली की वेबसाइट से इस बिल को हटा दिया गया। तो ये एकदम जिस तरह से आपने इस चीज़ को हैंडल किया उस पर तो सवालात उठेंगे ना फिर। अब मैं सुने, सवाल उठें, किसी भी चीज़ पे उठने चाहिए, और अगर हम हुकूमत में हैं तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। दैट इज़ द राइट ऑफ द पब्लिक एंड पब्लिक हैज़ एवरी राइट टू नो अबाउट एवरीथिंग जो अंडर ओथ नहीं आती, लाइक डिफेंस है या कोई ऐसी तरह की चीज़ें हैं। और वो तो आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफेंस मिनिस्टर तक या इंटीरियर मिनिस्टर तक ख़त्म हो जाती हैं। बाकी तो राइट टू नो तो इस दौर में क्यों नहीं होना चाहिए, हर बंदे का हक है कि वो जाने। अर्ज़ यह है मेरे भाई कि वज़ीर आज़म साहब के ट्वीट को भी वज़ीर आज़म साहब ने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया अपने पार्टी पे और अपनी पार्टी के मेंबरान पे, बट उसमें मुदाखलत तब होती है अगर वो कहते हैं इसको वापस लो। देखिए बुखारी साहब, आपने शुरू में ही हमें यह बता दिया था कि गलती हो गई थी, टाइमिंग की गलती थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म से वो मुतफिक नहीं है, महंगाई बढ़ी है, डॉलर का रेट बढ़ा है, लाहौर में इतने पैसों में गुजारा मुमकिन नहीं। बात यह है कि अगर पंजाब असम्बली की वेबसाइट पर एक बिल आ जाता है, कॉपी उसकी आ जाती है, उसका मतलब यह कि वो मंजूर होकर आया है। अब गिल साहब ये कह रहे हैं कि ये तो वो वाला बिल है ही नहीं, फौरन इस बिल को हटा दिया गया वेबसाइट से, तो इस पूरे मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया। क्योंकि अगर पंजाब असम्बली की वेबसाइट पे ये बिल आ गया, इसका मतलब इट्स ऑफिशियल। 2 बजे मेरी टीम ने इसको प्रिंट किया, जैसे ही वज़ीर आज़म साहब की जो है वो ट्वीट आती है, एतराज़ात उठना शुरू कर देते हैं, वो बिल को हटा देते हैं। डिसअपॉइंटमेंट उनका हक है क्योंकि वो खुद सादा आदमी है और उनका ख्याल था, और भी शायद उन लोगों का, मसलन कुछ लोगों ने बात की कि जी ना होता, तो हमें ये भी कहा गया कुछ लोगों के कि आपको इदराक ही नहीं है हमारे मसाइल का, बिकॉज आप लोगों के घर हैं, आप लोगों के दाल रोटी चलती है। तो इट्स ए मिक्स राय। डेमोक्रेसी इज द गेम ऑफ नंबर्स, और इसमें तो किसी एक ने भी इख्तलाफ नहीं किया। फर्ज करें अगर विद इन द पार्टी मैंने इससे इख्तलाफ किया भी हो, फर्ज करें, मैं कोई तुरा नहीं लगाता, मगर जब मैंने वोट दे दिया तो क्या इखलाकी जवाब रह जाता है मेरे पे कि मैं कहूँगा मैंने किया अपोज। ठीक है, नहीं बुखारी साहब देखिए, मैंने हमेशा आपकी एक जेन्युइन सियासी वर्कर के तौर पर बड़ी कदर की है, लेकिन आज मेरी टीम ने, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 2 बजे पंजाब असम्बली की वेबसाइट से इस बिल को प्रिंट किया और उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो ये कहा जा रहा है कि जी ये मीडिया जो है इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। पेज 2 की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने मीडिया की एग्जेजरेशन नहीं कहा, कुछ चीज़ें परसेप्शन जो होती हैं, बाज़ औक़ात परसेप्शन बिकम्स लार्जर देन लाइफ। मैं बात ये कर रहा हूँ, आप मेरी बात अगर तवज्जो से सुने, मैं अदबन ये अर्ज कर रहा हूँ, बात हम तवज्जो से सुनते हैं, वो होना है जो एक्ट हो गया, तो उस पर हम उस वक्त बात कर लेंगे। ठीक है बुखारी साहब, देखें जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि गलती से वेबसाइट पर बिल आ गया, तो जो असल में बिल मंजूर हुआ है वही वेबसाइट पर दोबारा अपलोड कर दें। असल वाला बिल कहाँ है? मैं आपसे कर्ज करूं, मेरे में एक बिल्ट इन फॉल्ट है। आपने मुझे कवर किया होगा, पहले भी देखा होगा, जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था फेडरल में, मैं जिस बात का मैंने खुद पता ना किया हो मैं नहीं करता। मैंने चूंकि खुद वेबसाइट से चेक नहीं किया, ना मैंने स्पीकर साहब से ऑफिस से ये पूछा है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। शहबाज गिल साहब यकीनन रिसर्च करके गए होंगे, मैं उनसे इख्तलाफ भी नहीं किया हूँ जो उन्होंने कहा। चले ठीक है, थोड़ा सा दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बुखारी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने बार बार बुज़दार साहब का दिफा किया और ऐसे तरीके से किया कि मेरा नहीं ख्याल अपनी टीम में उन्होंने किस तरह किसी और को डिफेंड किया होगा, लेकिन पहली दफ़ा है कि दबे अल्फाज में पब्लिकली उन्होंने वज़ीर आला पर तनकीद की और ये इतलात हैं कि उनको हटाया भी जा रहा है।
मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं। ठीक, अच्छा, जो वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद थी, क्या आप समझते हैं वो जायज़ तनकीद थी? और जो पंजाब असम्बली के अभी भी दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जैसे लोग हैं, MPAs हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले से नाराज़ हैं कि हमारे इतने पैसों में गुजारा नहीं होता, तो क्या कोई टाइम लाइन आप देंगे कि जी 6 महीने से साल में आप सब्र कर लें, थोड़ी सी माशी सूरत हाल बेहतर हो जाए, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा? दो चीज़ें हैं, बल्कि 3 चीज़ें हैं। एक है प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट जिस पे डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया गया, क्योंकि वो ऑस्टेरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह ना जाए करके। एक ये है कि हालात है, मैं यकीन करें कि स्वीपिंग स्टेटमेंट सियासतदानों पे दे दिया जाता है, यकीन कीजिए सारे अफोर्ड नहीं करते। दूसरा, जो पंजाब असम्बली के मेंबरान का ज़्यादातर की आरा थी, उन्होंने कहा कि अगर सिंध में इतना है तो पंजाब में क्यों नहीं है, अगर बलूचिस्तान में इतना है तो ये बिल मंजूर भी हो जाता है तो बलूचिस्तान के तो आधे में भी नहीं पहुंचता, तो फिर पाकिस्तानी तो सारे हैं ना। और हर वाक़ में मैं ये समझता हूँ कि ये एक हमें ये चाहिए कि हम बाकी लोगों को भी, जो मजदूर तबका है, जो और नौकरी पेशा हैं, वी शुड इंक्रीज देयर सैलरीज, वी हैव टू। जहाँ पे डॉलर का रेट चला गया है, जो चीज़ें हो गई हैं, जो महंगाई बढ़ गई है, और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले बजट में ये नवीद मिलेगी आपको, मगर उसका टाइम होता है। नहीं बुखारी साहब, देखें बड़ी तफसील से आपने बात की, लेकिन अगर देखें दुनिया भर में जितने भी लॉ मेकर्स हैं, कानून साज हैं, उनकी फुल टाइम ये जॉब होती है। बरतानिया की मिसाल दें, वहाँ पे 77,000 पाउंड सालाना सैलरी है एक MP की। अमेरिका में एक सेनेटर की सैलरी जो है वो $1,70,000 होती है, क्योंकि एक फुल टाइम जॉब है। तो अगर एक MP को 70,000 बेसिक तनख्वाह मिल रही है महीने की, तो वो फिर कुछ ना कुछ तो उसको साइड पे करना होगा। 70,000 में कैसे गुजारा होगा? बड़ा अहम मसला है। दिस वाज द क्वेश्चन। देखें, आप ये देखें कि हाई कोर्ट के जजेस की जो तनख्वाह थी वो इवन अंग्रेज के वक्त में इतनी रखी जाती थी कि उन्हें कहीं और तरफ को कारोबार में कुछ ये वो देखना ना पड़े। आप ये देखें कि रूल्स ऑफ बिजनेस ऑलमोस्ट ये कहते हैं कि 22वें ग्रेड के अफसर के मुताबिक प्रिविलेजेस एंड पर्क्स होने चाहिए। आप एक अपना रिसर्च टीम, कल जब आप प्रोग्राम करें, जाहिर है आपका गेस्ट कोई और होगा, लेकिन आप एक तकाबल कर लें कि वो प्रिविलेजेस और पर्क्स भी मंगा लें और ये प्रिविलेजेस एंड पर्क्स भी मंगा लें। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे बुखारी साहब, एक तासुर ये है कि वज़ीर आला पंजाब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह एक पंजाब जैसे बड़े सूबे को चलाना चाहिए। बहसीयत साफ़ी एक मुझे भी यही महसूस होता है, लेकिन शायद वो उस तरह से मामला चला नहीं पाए। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ओहदे का तजर्बा नहीं है या कैपेसिटी का मसला है, उनमें वो सलाहियत ही नहीं है। सवाल आपसे यह है कि क्या आप समझते हैं कि अगले 6 माह से 1 साल में जो है वो उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी? मेरे भाई बात यह है कि आरा कायम करना तो बात अभी जाके शुरू हुआ है, रिपेयर वर्क है बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये जंग के हालात हो गए, उसके बाद ये ऑन गोइंग इतना कुछ छोड़ गए कि ऑन गोइंग से ही बाहर नहीं निकला जा रहा। मतलब नॉन डेवलपमेंट की तरफ ही बंदा पूरा करना मुश्किल हो रहा है, डेवलपमेंटल की तरफ इतने इतने प्रोजेक्ट कारीगरी से 10%, 15%, 20% पैसे लगा के छोड़ गए। उसको कमिटमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, इट मैटर्स नॉट के कौन था, आप उसको करें। तो हमने इन जैसा काम तो नहीं करना जैसे वजीराबाद में हॉस्पिटल बना के छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि बेचारी परवेज लाई ने बनाया था तो हमने नहीं बनना देना, 4-4 अरब ज़ाया कर दिए गए, स्कूलों के नाम पे बड़ा कुछ कर दिया गया। अर्ज़ ये है कि वज़ीर आला साहब की परफॉर्मेंस ऐसे नहीं है मीडिया में, क्योंकि पीछे शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसको मीडिया में वो दे ट्राई टू मेक श्योर के रोज़ नज़र आना है। वो शायद हम थोड़ा लैग कर रहे हैं। अगर जो हमारे फ्लैगशिप प्लान्स हैं या प्रोग्राम्स हैं या जो हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहे हैं या जो पानी की तरफ, साफ पानी की तरफ जा रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें इंशाल्लाह ताला करेंगे और हमें मीडिया में लाने चाहिए। चलें, ठीक है। सैयद शमशान बुखारी साहब वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, हमारे साथ थे। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला के मुस्तकबिल पर हमने बात की, लेकिन अब एक वफाकी वज़ीर की वजारत भी ख़तरे में है। ये कौन वज़ीर हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना की कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है या वफाकी काबीना में रद्द-बदल होने वाली है? क्या चंद वज़रा की वजारतें तब्दील होने वाली हैं? बड़ी बात की मालूमात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ख्वाहिश ये है कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को
हटा दिया जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। इस बारे में कोई भी फैसला सोमवार तक हो सकता है, लेकिन बड़ी बात के ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी की वजारत तब्दील करने के जहां वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हामी मौजूद हैं, वही पार्टी का एक बड़ा धड़ा फवाद चौधरी की हिमायत कर रहा है इस वक्त। आज फवाद चौधरी की तब्दीली की खबर मीडिया पर गर्दिश करती रही, जिसके बाद चंद हुकूमती वज़रा ने इस खबर की फ़िलहाल तो तरदीद की है कि फवाद चौधरी को ओहदे से नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि हुकूमत वज़ीर इत्तलात को तब्दील करना चाहती है। गुज़श्ता बरस 8 दिसंबर को वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ये बात कहते हुए नजर आए कि उन्हें वज़ारत इत्तलात की पेशकश की गई थी। कल मेरी 4 मीटिंग हुई हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कोई इंसाफ है यार, मैंने मरवान के लोगों को कल उन्हें मैंने कहा जी तू इन्फॉर्मेशन मेरे चिन्ह मैं रात ही जानना जी मारन गए वो देखो ना लंदन पिकनिक मना रहे हैं 8 दिन वाली, उन्होंने मैं कल क्या वापस आ। बड़ी बात के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद कई अहम लोग भी इस बात के हामी हैं कि वज़ीर इत्तलात को तब्दील किया जाए। ये कौन लोग हैं? उनमें वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी नईमुल हक, सेनेटर फैसल जावेद, वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी इफ्तिखार दुरानी और वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी शामिल हैं। याद रहे कि हालिया दिनों में PTV में MD और वज़ीर इत्तलात के दरमियान इख्तियारात के तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत इत्तलात के चंद इख्तियारात को कम कर दिया था, महदूद कर दिया था, जबकि नईमुल हक और फवाद चौधरी के दरमियान ट्विटर पर इसी मामले पर हल्की फुल्की ज़ुबानी जंग भी हुई। लेकिन एक जानिब फवाद चौधरी की हिमायत में जहांगीर तरीन सामने आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है उनको फ़िलहाल कोई ऐसा मुतबादिल भी दस्तयाब नहीं जो कि फवाद चौधरी की तरह हुकूमत की कारकर्दगी को डिफेंड कर सके। शेख रशीद स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ बात करने के बाद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को काबिल कबूल नहीं। बाबर अवान जिन्हें इसी ओहदे के लिए तैयार किया जा रहा था बाकायदा तौर पर, वो नंदीपुर रेफरेंस में जो है चार्ज होने के बाद इस दौड़ से तकरीबन बाहर हो चुके हैं, जबकि मौजूदा वज़ीर तालीम शफकत महमूद को जब ये ऑफ़र की गई तो उन्होंने कुछ ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। फवाद चौधरी से अब से कुछ देर पहले मैंने इस मामले पर बात की, जिनका कहना था कि अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ कि उनकी वजारत तब्दील की जा रही है या उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनके ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी उनके इल्म में है कि इस बात पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में किसी किस्म की मुशावरत या बातचीत हो रही है। बड़ी बात के ज़राए के मुताबिक इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तफसीली मुशावरत जारी है। आज भी उसी तरह के एक इजलास में जहांगीर तरीन भी शामिल हुए, जिन्होंने खुलकर फवाद चौधरी की तब्दीली की मुखालफत की। इस बारे में मज़ीद तफसीली बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज, कैपिटल में क्या हो रहा है? ये तमाम मामलात तब्दील की जा रही हैं, वजारतें, क्या इतलात हैं ताज़ा तरीन आपके? जी बिल्कुल, जैसा आपने काफ़ी हद तक तफसील बता दी इस मामले की, तो हम मज़ीद इसमें ऐड करना चाहें कि इस बारे में शदीद किस्म का गौर ख़ौस हो रहा है कि फवाद चौधरी को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उन्हें काफ़ी इश्यूज़ हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से। उनको गिला है कि उनकी ज़ुबान भी सख्त है और मुँह फट हैं और दूसरे मामलात हैं, और PTV का मामला सबसे बड़ा था, जो अरशद खान के दरमियान जो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किए थे और जो वज़ीर इत्तलात थे, तो ये ख़ासी बरहमी का बाइस बने, जिसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा इस हद तक पहुँच गए कि अब मेक और ब्रेक की सिचुएशन है। तो बहुत जल्द ज़रा ये कह रहे हैं कि शायद उन्हें तब्दील कर दिया जाए। ठीक, अच्छा रियाज, इसमें दो चीज़ें, एक तो फवाद चौधरी जिस तरह से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर, गवर्नमेंट की पर तनकीद को डिफेंड करते रहे, तो इस वक्त तो उस तरह की रिप्लेसमेंट तो फ़िलहाल जो मौजूदा कैबिनेट है, क्योंकि बाबर अवान साहब ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, शेख रशीद साहब की मुखालफत काफ़ी ज़्यादा है, शफकत महमूद साहब जो हैं वो कोई ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन अचानक ही मतलब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर 4-5 लोग जो बैठे हुए हैं, बताया ये जा रहा है कि असल मामला जो है वो वहाँ से शुरू हुआ कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ कर वज़ारत इत्तलात में जो है 4-5 लोग बड़ी खुली मुदाखलत कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसके पीछे एक सारा बैकग्राउंड है, वो मैं बताता चलूँ, शायद हमारे बहुत से सामीन को भी ये बात पता ना हो कि हुआ ये कि जब इनको असम्बली जब जो ही गवर्नमेंट ही आई तो फवाद चौधरी साहब को चेयरमैन बना दिया गया, लेकिन उसके बाद फ़ौरन बाद इनको पता ये चला कि अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो ये जो कि चेयरमैन सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री का होता है उसके अंडर आते हैं, लिहाजा काफ़ी इसमें मुशगाफियाँ आ गई, लिहाजा वो उससे हट गए और अरशद खान साहब किसी तौर पे आ गए। जब अरशद खान साहब यहाँ पे आ गए तो उसके बाद ये पता चला कि PTV में वो एज ए मेंबर बने हैं, फिर एज ए चेयरमैन बने हैं, लेकिन उनकी असल हैसियत तब होगी जब वो MD बन जाएंगे।
अब जब वो MD के लिए हुआ ये कि उस ज़माने में सेक्रेटरी जो थे वो इंफॉर्मेशन के अहमद नवाज सुखेरा साहब थे, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई, समरी गई उनके पास, उन्हें कहा गया और प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन भी उनको आया कि आप इनका नोटिफिकेशन जारी कर दें, लेकिन सुखेरा साहब ने कहा कि जी मैं ये नहीं कर सकता। और फ़ाइल पे उन्होंने ये लिखा, जो मैंने देखी है फ़ाइल, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी अताउल्ला कासमी केस में हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में मतलब हमारे ख़िलाफ़ हुई थी, वजारत के ख़िलाफ़, और बड़े मसाइल हुए थे, तो मैं ये पर्सनली ये नहीं अप्रूव कर सकता। हाँ, अगर वज़ीर मुझे ये देते हैं तो मैं अप्रूव कर देता हूँ। तो ये यहाँ से मामला ख़राब हो गया और सुखेरा साहब को भी जाना पड़ा, फिर वो OSD बन गए और वहाँ से वो चले गए। फिर उसके अलावा ये हुआ कि जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी गाड़ी जो है उनमें ये 2 गाड़ियाँ थी, उनमें एक जो पर्सनल थी, कुछ और गाड़ियाँ में थी, लेकिन एक गाड़ी में उनके भाई बैठे हुए थे और वो इस्तेमाल कर रहे थे प्राइवेट ज़ाहिर पर्पज़ के लिए। उस गाड़ी में उस भाई की जो तस्वीर थी वो वज़ीर आज़म को, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरशद खान साहब ने दिखाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन वो दिखा दी गई उससे कि जनाब ये देखें, आप एक तरफ ये क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपके वज़ीर क्या कर रहे हैं। इस पर खासे वो बरहम हुए। उसके बाद फिर बुज़दार के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं इनके ख़िलाफ़, जो बुज़दार के ख़िलाफ़ जो वज़ीर इत्तलात हैं, ये ज़ुबान ज़्यादा आम है, जिसकी वजह से कुछ एंकर्स को भी इन्होंने कुछ मैसेजेस किए कि जी ज़रा इनको टाइट किया जाए, ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, मुख्तलिफ जो मामलात हुए। चले रियाज, लेकिन एक बात तय है कि उनकी वजारत में जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से खुलम खुला मुदाखलत हो रही थी। बिल्कुल मुदाखलत हो रही थी और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें यूसुफ बेग मिर्ज़ा भी शामिल हैं और उनके भी बहुत से इंटरेस्ट है। इस तरह बहुत से लोग हैं जिनके इंटरेस्ट हैं, तो वो शायद नईमुल हक साहब हैं, दुरानी साहब का नाम लिया जा रहा है, आज़म खान का नाम लिया जा रहा है, ये सारे नाम थे। रियाजुल हक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे करतारपुर राहदारी पर। मुज़ाकरात जो है एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो जिस तरह के स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात की एक डेप्थ कल हमें नज़र आई, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ जो एक प्रपोज़ल पेश किया गया था वो चीन ने कल ब्लॉक किया 4थी दफ़ा। तो उस पर हम बात करेंगे अतुल अनेजा से, जो कि मारूफ इंडियन जर्नलिस्ट हैं और अखबार द हिंदू के चाइना में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात पर जमी बर्फ़ अब आखिरकार पिघलने लगी है। आज वो अहम तरीन पेशरफ्त हुई जिसके ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुके हैं। करतारपुर राहदारी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तानी वफ़द ने बॉर्डर पार करके अटारी के मुकाम पर मुज़ाकरात की, जिसका पहला दौर ख़त्म हो चुका है और इन मुज़ाकरात को जारी रखने पर इतफाक़ भी किया गया है। हौसला अफ़ज़ा बात यह है कि 2015 के बाद पहली दफ़ा दोनों ममालिक ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया। मुश्तरका एलामिया में यह कहा गया कि करतारपुर राहदारी मुआहदे के ड्राफ्ट पर होने वाला पहला इजलास इंतहाई खुशगवार माहौल में, और इत्तेफाक किया गया कि मंसूबे को जल्द शुरू करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के हुकाम में अगली मुलाकात वाघा बॉर्डर पर 2 अप्रैल 2019 को तय पाई है। इस मुलाकात से पहले माहिरीन जो हैं वो 19 मार्च को मुजव्वज़ा मुआहदे के तकनीकी उमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। हालिया माहौल में इस तरह के मुज़ाकरात और मुश्तरका एलामिया यकीनन खिलाफ तवक्को है। ताम माजी की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात को लेकर मुस्बत रवैया इख्तियार किए रखा। आज सुबह भी मुज़ाकरात पर जाने से पहले दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने शायराना अंदाज में इंडिया से मस्बत मुज़ाकरात की उम्मीद का इजहार किया था। That this initiative of the Prime Minister will not only facilitate Sikhs, especially from India, but in the current vitiated situation can be a step forward in the right direction from conflict to cooperation, animosity to peace, and enmity to friendship. पहले भी मैंने कहा था कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। डॉक्टर फैसल को उनकी इस उम्मीद का मस्बत जवाब भी मिला। ताम कुछ मामलात पर इख्तिलाफ राय मौजूद है। मीटिंग वेंट वेल जी, हेंस देयर वाज एग्रीमेंट। कुछ चीज़ों पे अभी तक इख्तलाफ है, तफसील मैं नहीं बता सकूंगा, उसकी तरफ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और 2 अप्रैल को हम इंशाल्लाह इसका सेकंड मीटिंग करेंगे, इस साइड पे करेंगे, आपको दावत देंगे, आपके सामने होगा जो कुछ होगा।
हम आपको साथ लेकर चलेंगे जितनी प्रोग्रेस उसमें हो रही है उसके साथ। ये टेक्निकल लेवल मीटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि वो अलाइन कर ले उस सड़क को भी, उसकी हाइट विड्थ को भी, बाकी जो टेक्निकल लेवल डिटेल्स हैं उनके लिए वो इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे को हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर मुआहदे का पाकिस्तान की सरहद में संग बुनियाद 28 नवंबर 2018 को रखा। वाज़ेह रहे कि ये बातचीत एक ऐसे माहौल में शुरू हो चुकी है जब पुलवामा हमले और इंडिया की जानिब से फ़िज़ाई दरअंदाजी के वाक़यात के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और इस मुलाकात के लिए दिल्ली की बजाय अटारी सरहद का इंतखाब भी बज़ाहिर इसीलिए हुआ कि अवाम को यह तासुर ना जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानात और कार्रवाइयों के दावों के दरमियान इंडिया मुज़ाकरात भी कर रहा है। तो क्या करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात इस तनाव को कम करने में कामयाब होंगे? इसके अलावा गुज़श्ता रात चीन ने एक दफ़ा फिर जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अज़हर के खिलाफ सलामती काउंसिल में पेश किए गए प्रपोजल को ब्लॉक किया, जिसे इंडिया की जो है सिफारती शिकस्त समझा जा रहा है। लेकिन चीन ने इस बारे में जो मौक़िफ़ अपनाया है उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि चीन अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाव कम करने में मरकज़ी किरदार अदा करना चाहता है। बात करेंगे मारूफ इंडियन साफ़ी और चीन में द हिंदू अखबार के नामा निगार अतुल अनेजा जी हमारे साथ मौजूद है। अतुल जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मसूद अज़हर के खिलाफ प्रपोजल चाइना ने एक बार फिर ब्लॉक कर दिया, इससे पैगाम क्या मिला है दुनिया को और खुसूसन इंडिया में? चाइना में बैठे हुए हैं आप, इस फैसले को कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए आदिल साहब, ऐसा है कि ये जो ब्लॉक किया गया है कल चाइना ने मसूद अजहर की जो डेजिग्नेशन एज अ टेररिस्ट थी 1276 कमेटी में जी, तो एक चीज ये साफ नजर आ रही है कि चाइना का और पाकिस्तान का एक स्पेशल रिलेशनशिप रहा है और वो अब नए दौर में भी काफी मजबूत रिलेशनशिप है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो ये जो ब्लॉक किया गया है तो उसमें ये जो चाइना पाकिस्तान इक्वेशन है और उसकी स्टेबिलिटी सामने नजर आती है। लेकिन ये साथ साथ एक और बात हो रही है, वो एक चाइना की अपनी पॉलिसी की एवोल्यूशन हो रही है जिसमें एक इंडिया फैक्टर भी आ रहा है। हमने देखा था कि पिछले साल 2 दिन के लिए वुहान समिट रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक फ्री व्हीलिंग डिस्कशंस रही है विदाउट एनी एजेंडा। तो उसका मतलब यह है कि चाइना भी अब इंडिया को एंगेज करना चाह रहा है और उसकी फाउंडेशंस ढूंढ रहा है। अच्छा। तो वो भी एक फैक्टर सामने नजर आ रहा है। उसके कई रीजंस हैं, जो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। चाइना की जो कोल्ड वॉर, एक तरह से लो इंटेंसिटी कोल्ड वॉर अमेरिका के साथ शुरू हो गई है। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया एक क्वाड जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा बने और चाइना की कंटेनमेंट पे आए, इसलिए इंडिया को एंगेज करना भी शुरू कर दिया है चाइना ने। जो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है जो ट्रेंड नजर में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप ट्रायंगुलेट हो गया है। पहले था बायलैटरल चाइना पाकिस्तान, बायलैटरल चाइना इंडिया, बट एक तीसरा इसमें एलिमेंट आ गया कि ट्रायंगुलेशन। जैसे मसूद अजहर का जो मुद्दा है, उस पे जो मुझे यहाँ लग रहा है कि चाइना की तरफ से मैसेजिंग इंडिया को ये जा रही है कि हम कर सकते हैं लेकिन वो पाकिस्तान को बाईपास करके नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर हम तीनों में कंसेंसस बनता है उसके ऊपर, तब चाइना आगे बढ़ेगा। अच्छा अतुल अनेजा जी, आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ जो है इस तरह लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हुई है। पाकिस्तान और इंडिया के वफूद ने करतारपुर पर मुज़ाकरात किए और पहली दफ़ा 2015 के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आई है। पाकिस्तान ने भी मुज़ाकरात को बड़ा खुशाइंद करार दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ चीज़ें ग्रेजुअली सही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरफ जा रही हैं। कई ट्रैक्स पे चल रही हैं आदिल साहब। ये जो आप बात कर रहे हैं, जैसे पिलग्रिम्स का जाना करतारपुर से पाकिस्तान की कॉरिडोर की तरफ से, वीज़ा फ्री ट्रैवल, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक शुरुआत हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम जो हमारे मेन इश्यूज हैं उस पे नहीं आएंगे तो तब तक हम थोड़ा आगे जा सकते हैं लेकिन बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो उसके ऊपर हमें अभी सिचुएशन ऐसी बनानी है जिसमें ये बातचीत का दौर शुरू हो जाए। अभी तक इंडिया की पोजीशन रही है कि जब तक इंडिया सेंट्रिक टेररिज्म
पाकिस्तान ब्लॉक नहीं करता तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। और वो बात करते हैं कि हमने कोऑपरेट किया था 2008 में मुंबई अटैक्स के बाद, तो उसका कुछ नहीं हुआ, पठानकोट अटैक्स। तो इंडिया की एक आर्गुमेंट है कि हमने कोशिश की थी कोऑपरेट करने की टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज पाकिस्तान के साथ, लेकिन क्योंकि उसमें कोई सक्सेस नहीं मिली, इसलिए हमने ये रवैया लिया है कि जब तक पाकिस्तान विजिबल तरीके से टेररिज्म को कर्ब नहीं करता तब तक हम बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस आ रही हैं दोनों तरफ से, कि चाइना पाकिस्तान कह रहा है कि अब बात करने के लिए कोई भी इशू हो उस पर बात करने के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल यही है। तो इन दोनों के बीच में एक थर्ड वे चाहिए जिसमें एक विन विन सिचुएशन हो सके, जिसमें जो पाकिस्तान के कंसर्न है वो एड्रेस हो और साथ साथ इंडिया का टेररिज्म कंसर्न, दोनों को एक इक्वेशन में डालने की जरूरत है। और कश्मीर हम जो आज की शुरुआत हुई है उससे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जहन में अभी एक चीज आ रही है, जैसे समझौता एक्सप्रेस का इशू है, 67 पाकिस्तानीज वर किल्ड इन दैट, उसका वर्डिक्ट आने वाला है कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में। अगर उसमें जो भी परपेट्रेटर्स रहे हैं उनको प्रोसिक्यूट करते हैं हम इंडिया की तरफ से, तब मुझे लगता है कि जो दूसरा मुद्दा जो इंडिया उठाता है कि मुंबई अटैक्स के जो जिनके ऊपर चार्जशीट है उनको प्रोसिक्यूट किया जाए और कन्विक्ट किया जाए, तब वो ये इक्वेशन बन जाएगी कि इंडिया अगर पहल करता है समझौता एक्सप्रेस से, तो पाकिस्तान जो रिमेनिंग पार्ट है अपनी इन्वेस्टिगेशन का वो कंप्लीट करे वहां पर, तो उस पर फिर हमारी ट्रैक्शन बनती है। पाकिस्तान के पास फिर आता है कि आप ओके ये मसला अगर हमारा सॉल्व हुआ तो हम दूसरे मुद्दों पे आ सकते हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर इशू आएगा, ह्यूमन राइट्स इशू आएगा, इंडिया कहेगा कि ह्यूमन राइट्स एक चीज है, लेट अस टॉक फाइनली फॉर्मुलेशन ऑफ 2005 मुशर्रफ और मनमोहन सिंह में सॉफ्ट बॉर्डर्स वाली, तो बात चल सकती है। बट क्वेश्चन है कि इसका सिलसिला अब स्टार्ट होने की जरूरत है। तो मुझे लगता है शायद समझौता एक्सप्रेस के वर्डिक्ट के बाद एक नई शुरुआत का एक ओपनिंग मिले हमें। ठीक, अच्छा अतुल जी, मैं सुबह आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने ये कहा कि चीन की तरफ से मसूद अजहर के खिलाफ जो प्रपोजल ब्लॉक हुआ है वो शॉर्ट टर्म में इंडिया की सिफारती शिकस्त है, क्योंकि इंडिया बहुत शिद्दत से चाह रहा था, अमेरिका, फ्रांस, यूके, हत्ता कि जर्मनी ने भी आखिर में इंडिया की हिमायत कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद चाइना का ये प्रपोजल ब्लॉक करना, क्या आप समझते हैं कि इससे इंडिया को सिफारती तौर पर खासा नुकसान पहुंचा है? एक जोल्ट तो मिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो एक्चुअल डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व थे उनको कोई बहुत ज्यादा शॉक लगा इस बात से, क्योंकि चाइना का कंसिस्टेंट पोजीशन रही है कि वो कॉम्प्रिहेंसिवली इस इशू को करना चाहता है रिजॉल्व। और इंडिया का भी जो स्टेटमेंट आज आया है वो इसको शायद एंटिसिपेट करते हुए आया, क्योंकि बहुत माइल्ड स्टेटमेंट है, चाइना का नाम नहीं लिया गया उसके ऊपर। वी आर डीपली डिसअपॉइंटेड, डीपली भी नहीं, वी आर डिसअपॉइंटेड। तो ये, और जैसे 2016 में था, चाइना को नेम किया गया था और डबल स्टैंडर्ड्स की बात की गई थी। 2017 के स्टेटमेंट में डबल स्टैंडर्ड्स की बात की गई थी, लेकिन चाइना का नाम नहीं लिया था। इस बार दोनों उसमें डिलीट हुए हैं। मुझे लगता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी शायद काम कर रही है, नॉट जस्ट चाइना और इंडिया, बट मे बी इंडिया और पाकिस्तान के बीच आ रहा है। उसके पीछे कुछ प्रोसेसेस चल रहे होंगे जो अभी नहीं नजर आ रहे, शायद कुछ दिनों में नजर आए। ठीक, अच्छा, आपने चाइना में आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के रिलेशन की, चाइना और पाकिस्तान रिलेशन की अगर बात की जाए, आपने कहा कि चाइना की पॉलिसी और डिप्लोमेसी वो दोबारा से इवॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब ये कि चाइना विल स्टिल कीप पाकिस्तान एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई इन द फ्यूचर टू कम? चाइना वांट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, एंड वो आगे इवॉल्व हो रहा है, म्यूटेट कर रहा है, जिसमें अब इंडिया को भी लाना चाह रहा है। इट इज नॉट वन और द अदर, कोई जीरो सम अप्रोच नहीं है चाइना की तरफ से कि पाकिस्तान होगा और इंडिया के साथ डाइल्यूट होगा। जो इवॉल्व हो रहा है वो हो रहा है कि दोनों को कैसे पार्टनर्स बनाया जाए। जैसे एससीओ में दोनों हैं, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन बायलैटरल रिलेशनशिप जब इंडिया और पाकिस्तान का नहीं होगा तब तक एससीओ में भी उस तरह की जो कोऑपरेशन चाहिए सब कॉन्टिनेंट से वो नहीं आएगी। इसलिए चाइना के अब इंटरेस्ट में आ गया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की मार्केट चाइना को नजर आती है, ट्रेड वॉर शुरू हुई है अमेरिका के साथ, नई सप्लाई चेन्स बन रही है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो एक बैलेंस की तरफ जाना चाहिए लॉजिकली। अब कितना उसमें टाइम लगता है, समय लगता है, वो कह नहीं सकते, लेकिन एक ट्रेंड तो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है जिसमें चाइना बैलेंस करेगा, लेकिन चाइना पाकिस्तान फॉर सेवरल रीजन उसका वो रिलेशनशिप वो कायम रहेगा अपनी जगह पे।
ठीक है, अतुल अनेजा जी, थैंक यू सो मच। नामा निगार है द हिंदू बीजिंग के नाज़रीन हमारे साथ थे। बड़ी अहम उन्होंने बातें की कि मसूद अजहर के ख़िलाफ़ जो प्रपोज़ल सिक्योरिटी काउंसिल में आया, अमेरिका उसकी हिमायत कर रहा था, बरतानिया उसकी हिमायत कर रहा था, फ्रांस कर रहा था, जर्मनी ने भी 1 घंटा पहले जो है उसकी इंडिया की हिमायत का ऐलान किया था, लेकिन उसके बावजूद चाइना ने इस प्रपोज़ल को चौथी दफ़ा ब्लॉक किया है। और अतुल अनेजा जो हैं बड़े सीनियर इंडियन सहाफ़ी हैं जो इस वक्त चाइना में मारूफ इंडियन न्यूज़पेपर जो है द हिंदू उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उनका ये कहना था कि ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक ब्लो है। और आज सुबह भी एक इंटरव्यू उन्होंने दिया तो उन्होंने ये कहा कि ये आर्जी तौर पे सही, लेकिन इंडियन सिफारतकारी की एक शिकस्त इस तरह से है कि इससे एक दफ़ा फिर दुनिया में ये साबित हुआ है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के कितने ज़्यादा करीब है। और चीन ने एक दफ़ा फिर ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान की कॉस्ट पर जो है वो किसी जो है कोई भी समझौता नहीं करेगा। इंडिया और पाकिस्तान जो पाकिस्तान और चाइना की रिलेशंस है। लेकिन साथ में एक अहम बात ये है, जिस तरफ अतुल अनेजा ने भी इशारा किया कि चीन ये चाहता है कि अब वो इंडिया को ये साफ जाहिर कर दे कि अगर तो आप चाहते हैं कि हम किसी भी मुद्दे में आपका साथ दें आलमी तौर पर, तो आपको पाकिस्तान के साथ बैठ के तमाम मामलात जो हैं वो तय करने होंगे। और चीन जो है वो सालसी के लिए तैयार है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।